आइए बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ दो दो नंबर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। और बहुत ही सरल है, अगर एक एक बार आप सुन लोगे पढ़ लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, स्लीपर क्या होते हैं? रेल की पटरी के आस पार जो लकड़ी के तख्ते लगे होते हैं, जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक के रखते हैं। हम देखते हैं जब रेल की पटरियाँ लगी होती है, वहाँ पे दोनों तरफ लकड़ी के चौड़े चौड़े पट्टिए लगे, उनको स्लीपर कहते हैं। इतना आसान उत्तर है, 2 नंबर इसके प्राप्त हो जाएंगे। और जब प्रश्न पढ़ोगे और अगर पढ़ा हुआ नहीं रहेगा या सुना हुआ नहीं रहेगा तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत कठिन प्रश्न है, जबकि ये बहुत ही आसान है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। स्लीपर रेल की पटरी के आसपास दो लगे पट्टिए को कहते हैं। अगला प्रश्न है, झूम खेती और घुमंतु खेती। झूम खेती पूछे या घुमंतु खेती पूछे, एक ही उत्तर है इसका। घुमंतु कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता है और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिया जाता है। जो राख हो जाती है उस पर बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसकी फसल को काट लिया जाता है। इन खेतों पर दो दो एक साल खेती करने के बाद 12 से 18 साल तक के लिए इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, परती छोड़ दिया जाता है, जिससे यहाँ पे फिर से जंगल पनप जाता है। फिर दूसरी जगह इसी तरह से कुछ जंगल को जलाया जाता है और वहाँ पे खेती की जाती है। इसको घुमंतु खेती कहते हैं। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती को धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नामों से जाना जाता है। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम और घुमंतु खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। वहाँ पे भी इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में लांदिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा, अफ्रीका में चितमेन और ताबी, श्रीलंका में चेना, इस तरह से इनके नाम हैं। और ये एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के कई भागों में परंपरागत रूप से खेती की जाती है। अब अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, वैज्ञानिक वानिकी क्या है? तो जो वैज्ञानिक वानिकी थी, मतलब कि वनों को किस तरह से बचाया जाए, उसके लिए कौन सी वैज्ञानिक पद्धति लागू की, ये है इसका उत्तर। जहाज और रेल की पटरियां बिछाने के लिए अंग्रेज़ों को जंगलों की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ों को इस बात की भी चिंता थी कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं गांव के और वो तथा उनके साथ व्यापारी सभी जंगल की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, तो किस तरह से जंगलों को बचाया जाए। इसलिए उन्होंने डाइट्रीज ब्रैंडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ को इसके मशवरे के लिए बुलाया और उन्हें देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया। ब्रैंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना होगा, मतलब उनको ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरह से वन को बचाया जाए। उसके लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानून मंजूरी की भी ज़रूरत है, मतलब कानून लगाना होगा, तभी ये जंगल बच सकते हैं। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर भी पाबंदी लगानी होगी। जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जाएगा, मतलब लकड़ी के उत्पादन के लिए वन भी लगाए जाएंगे। इस तंत्र की अवमानना करने पर और पेड़ काटने वालों को सजा का भागी भी बनना होगा। जब सजा निर्धारित करेंगे तभी लोग वन काटना बंद करेंगे और कम करेंगे। इस तरह बेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई थी। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। तो हमारा असली में उत्तर क्या है? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई और वहाँ जो शिक्षा दी जाती थी वन संरक्षण की, वन को कैसे बचाया जाए, उसके लिए क्या दंड रखा जाए, ये सब क्या कहलाया? वैज्ञानिक वानिकी। अगला प्रश्न है, युद्ध में जंगल क्यों प्रभावित होते थे? तो युद्ध से वन का विनाश होता था, क्योंकि वहाँ पर लकड़ियों की आवश्यकता होती थी, तो वो सारे जंगल से काट काट के लकड़ियों को ले जाए जाते थे। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। बहुत सारे जंगल को काटा गया और बहुत सारे जंगल खाली कर दिए गए। जब जावा में जापानियों के कब्जे हुए तो उसके पहले डचों ने भस्म करो भागो की नीति अपनाई। जब जावा पर जापानियों का कब्जा हुआ तो वहाँ के लोगों ने क्या करा कि भस्म करो भागो, मतलब कि जंगल को जलाओ और भाग जाओ, जिससे जो आरा मशीन पर सागौनों के लट्ठे रखे रहते थे ढेर के ढेर, उन सबको जला दिया तो वो जापानियों के हाथ न लगे, क्योंकि जापानियों के हाथ लगते तो वो उसका युद्ध में उपयोग करते, इसके लिए उसको जला दिया गया। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों के जंगल काटने के लिए बाध्य करके
अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया, खूब ज़्यादा युद्ध के लिए लकड़ियों को काटा और जलाया। उसके कारण और वो पूरे खेत के खेत, मतलब वन के वन ख़त्म हो गए तो वहाँ लोगों ने खेत बना लिए, अपनी खेती को बढ़ा लिया, वो जहाँ पे जंगल हट गए तो। फिर उसके बाद वहाँ पे लोगों के बीच में लड़ाई हुई कि वो वापस से खेती देने को, ज़मीन देने को तैयार ही नहीं थे इंडोनेशिया के वन सेवा के लिए। तो वहाँ पे सब खेती करने लगे, तो फिर वापस से उनके बीच में विवाद चला, उनके बीच में टकराव हुआ। मतलब कि जो जंगल था वो खेती की ज़मीन बन गया और जंगल ख़त्म हो गया। हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और ज़मीन नियंत्रित करना, मतलब अपने नियंत्रण में रखने की जो इच्छा थी वो उनके अंदर थी, इसलिए उनके बीच में टकराव पैदा हो गया। इस तरह से युद्ध में जो खेती थी, जंगल थे, उसको प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, वन्य इलाके के रहने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के 2 साधन बताइए। मतलब जो वन इलाके में लोग रहते थे वो अपनी जीविका कैसे चलाते थे, उसके कोई 2 साधन बताओ। वन इलाकों के लोग कंदमूल, फल, पत्ते आदि वन उत्पादनों का विभिन्न ज़रूरतों के हिसाब से उपयोग करते थे। और फल और कंद अत्यंत पोषक होते हैं, विशेषकर मानसून के दौरान जब फसल कटकर घर पे आती है तो दवाएं और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। लकड़ी का प्रयोग हल बनाने में करते थे और औजार बनाते थे, ये सब वो बेचते भी थे। इस तरह से उनकी जीविका चलती थी। बांस से बेहतरीन बाड़ें बनाई जाती थी और उनकी उपयोग छतरी, टोकरी ये सब बनाने में करते थे। वर्षा के लिए जो छतरी होती थी वो भी बनाते थे। सूखे हुए कुमड़े के खोल से पानी का लेने में प्रयोग करते थे। जो कद्दू का जो खोल होता था सूखा, उसमें से अंदर से सब निकाल के उसका गुदा सूख जाता था वो, फिर उसको पानी की बोतल जैसे उपयोग करते थे। जंगलों के लगभग सब कुछ उपलब्ध था। पत्तों को जोड़ जोड़ कर खाओ फेंको किस्म के पत्तल दोने बनाते थे और उसकी जो लताएं होती थी उनसे रस्सी बनाते थे। और कांटेदार छाल तथा सब्जियां छील जा सके उसके लिए कुछ सूत बना दिया जाता था। महुए के पेड़ से खाना बनाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जाता था। इस तरह से वो अपनी जीविका का पार्जन करते थे। वन अधिनियम के चलते हुए देश भर के गांव वाले बहुत मुश्किल में पड़ गए थे, तब उनको जंगल में जाने की अनुमति नहीं थी, तो उनकी ये सब चीज़ें रोज़मर्रा की सब इकट्ठा करना ये सब मुश्किल हो गया था कि पशु कहाँ चराए, लकड़ी कहाँ से काटे, है ना, खाने के लिए कंदमूल कहाँ से इकट्ठे करे। और रोज़ रोज़ वो लकड़ियाँ चुराने जाते तो उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, तो वो चोरी करने लगे। और वन रक्षकों की दया पर जो हो जाता था थोड़ा बहुत वो ठीक है। जलावनी लकड़ी एकत्र करने के लिए औरतों को बहुत परेशानी होती थी। इस तरह से वन्य इलाके के लोग अपनी जीविका चलाते थे और अपना जैसे तैसे काम चलाते थे। ये हमारे 5 प्रश्न हैं जो कि इतिहास खंड के पार्ट 4 के हैं। इन्हें अच्छे से कर लीजिए। बहुत छोटे छोटे और बहुत सरल प्रश्न हैं जो आपको 2-2 अंक के परीक्षा में आएंगे। धन्यवाद।